आज की कहानी एक मां के इंसाफ की कहानी है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको लेके बहुत सारी बातें या सवाल उठ सकते हैं कि ये सही है गलत है। आज की कहानी कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अदालतों में जिस तरीके से मामले की सुनवाई होती है, लंबे लंबे वक्त तक लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, तो उसका क्या अंजाम होता है। कई बार ये कहानी उसकी भी एक झलक दिखाती है। कहानी वेस्ट जर्मनी की है। तब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी अलग अलग हुआ करते थे। 1990 में शायद दोनों जर्मनी, फिर जब बर्लिन की दीवार गिरी तो दोनों जर्मनी एक हो गए। तो वेस्ट जर्मनी में एक जगह है ल्यूबेक डिस्ट्रिक्ट, वहीं की ये कहानी है। और कहानी अब से करीब करीब 50-60 साल पुरानी कहानी है। ये कहानी एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है मैरियन बैकमियर। मैरियन, उसका बचपन से ही, जो उसकी पूरी पैदाइश के बाद से उसका जो दौर रहा वो बड़ा डिस्टर्ब रहा। उसके माँ बाप के बीच अक्सर झगड़ा होता है। फिर मैरियन के पिता ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया। अब मैरियन अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन फिर माँ ने भी दूसरी शादी कर ली, तो वो फिर माँ से भी अलग हो गई और किसी तरीके से उसकी परवरिश होती रही। 1966 में जब मैरियन की एज सिर्फ 16 साल थी, तब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। 2 साल बीते, फिर 1968 आया, उसने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। और इस दूसरे बच्चे की पैदाइश से पहले मैरियन के साथ रेप हुआ। उस रेप के बाद ही फिर जब वो प्रेग्नेंट थी तभी रेप हुआ। उसके बाद उसने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। अच्छा, चूंकि ये खुद जो पहले बच्चे को जन्म दिया 16 साल की, दूसरे 18 साल की, काम वाम करती नहीं थी, कोई अपना पता ठिकाना भी नहीं था, तो जर्मनी के कुछ कानून ऐसे थे उस वक्त, तो इन बच्चों को अनाथालय में भेज दिया जाता था पैदा होती। तो उसने जैसे ही बच्चे दोनों पैदा हुए, अस्पताल से उन दोनों को सीधे एडॉप्शन सेंटर भेज दिया गया और वो बच्चे वहीं पल बढ़ रहे थे। तो 2 साल के अंदर अंदर उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। और इसके बाद फिर 1973 में मैरियन ने एक और बच्चे को जन्म दिया। इस बार एक बेटी हुई और उसका नाम था एना बैकमियर। अब तीसरी बेटी पैदा हुई। 2 बच्चे जब उसने पैदा किए तो उसके बाद वो दोनों अनाथालय में थे। एना से उसे बहुत प्यार था और एक तो बच्ची थी, बेटी थी। उसने कहा कि वो उसे अपने साथ रखेगी और वही उसकी परवरिश करेगी। अब एना उसके साथ रहने लगी और मैरियन बहुत खुश थी अपनी बेटी को पाकर। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 1973 में पैदा हुई थी एना। 7 साल बीत जाते हैं। जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसको स्कूल में भी डाल देती है और वो स्कूल जाने लगी थी। 5 मई 1980, 5 मई 1980 की कहानी है। उस दिन एना और उसकी मां मैरियन के बीच में नोकझोंक हो गई। एना का किसी बात पे कि वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देती थी, मैरियन ने उसे डांट दिया। वो गुस्सा हो गई। फिर उसके बाद गुस्से में वो घर से निकली और स्कूल नहीं गई, स्कूल बंद कर दिया उसने। मैरियन को भी लगा कि ये नाराज है, घर के आसपास है, थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन वो लौटी नहीं। इधर होता क्या है कि एना जब घर से निकलती है गुस्से में, तो उसके पड़ोस में एक शख्स रहता है, एक कसाई, एक बूचर, जिसका नाम था क्लॉस ब्रेगो। क्लॉस ब्रेगो की उम्र करीब 35 साल। और क्लॉस ब्रेगो का एक पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। वो 2 बार ईव टीजिंग और छेड़खानी और इन सब इल्जामों में जेल भी गया, जेल में भी रहा था। और फिर उसके इस जुर्म को देखते हुए बाद में उसने अपनी इच्छा से ही खुद को एक तरह से नसबंदी कराने की पेशकश रखी सरकार के सामने और वो हो भी गया। लेकिन फिर उसके बाद इसने दोबारा से फिर सर्जरी कराने और वो जो सारी चीजें थी उसकी कोशिश शुरू कर दी। पहले तो उसने करा लिया, फिर उसने कहा नहीं, अब वापस फिर पुराने जैसा बनना है। और इसी क्लॉस की एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी और अक्सर उसे जब तब वो उसे नपुंसक कहती, वो उसको ताना मारती, वो उसे बुरा लगता। तो ये पड़ोस में रहता था एना के, और एना उसके घर कई बार, चूंकि एक बूचर था तो मैरियन भी जाती थी कुछ सामान लेने, और उसके घर में
कई पालतू छोटे छोटे जानवर भी थे, तो ऐना वहां जाकर खेलती भी थी, तो वो क्लॉस को अच्छे से जानती थी पड़ोसी होने के नाते। 5 मई 1980 को मां से लड़ने के बाद ऐना जब घर से निकली तो क्लॉज उसे मिला और उसने उससे पूछताछ की, फिर अपने घर ले गया। उसने देखा आसपास कोई है नहीं। घर ले जाने के बाद उसने ऐना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। 7 साल की बच्ची। ऐना रोने लगी, चीखने लगी, शोर मचाने लगी। क्लॉज डर गया। इसके बाद उसने गला घोंट कर ऐना को मार डाला। ऐना का कत्ल करने के बाद, चूंकि वो 7 साल की छोटी सी बच्ची थी, घर के अंदर कई कार्टून रखे हुए थे, उसने उस गत्ते के जो वो थे डब्बे, उसमें से एक छोटे से डब्बे में हाथ पैर मोड़कर ऐना को पैक कर दिया और उसके ऊपर टेप लगा दिया। फिर वो उस कार्टून को उठाकर गाड़ी में रखता है और घर से कुछ दूरी पर एक नहर है, वहां ले जाकर उस कार्टून को उस नहर में फेंक देता है। फेंकने के बाद अब तक शाम हो चुकी है। इधर मैरियन परेशान है, ऐना कहीं लौटी नहीं, हर तरफ ढूंढ रही है, स्कूल में ढूंढ रही, पता चला स्कूल तो आई नहीं, उसके दोस्तों से, तमाम पड़ोसियों से, लेकिन कोई सुराग नहीं। इधर क्लॉज अपने घर में नहीं है। वो ऐना का कत्ल करने और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद अपनी उसी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है जो उसे ताना मारती थी, नपुंसक कहकर पुकारती थी। और वहां जाने के बाद वो अब बताना शुरू करता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि तुम्हें पता है मैं क्या करके आ रहा हूं। और वो बताता है, मतलब अपनी एक तरह से वो मर्दानगी जाहिर करना चाह रहा था कि देखो मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं कर सकता हूं, और मैंने एक अभी बच्ची को ऐसे से रेप किया है और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया, क्योंकि मैं पकड़ा जाता, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता हूं, और लाश में वहां फेंक कर आ रहा हूं। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड घबरा गई। उसे लगा कि शायद ये सच बोल रहा है। उसने बहाने से उससे कुछ कहा कि तुम रुको, मैं कुछ सामान लेकर बाहर आती। उसकी गर्लफ्रेंड बाहर निकली और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने जाकर कहा कि उसका जो दोस्त है वो इसी तरह की बातें कर रहा है। पुलिस फौरन घर आती है, क्लॉज को गिरफ्तार कर लेती है। इस दौरान अब पुलिस जब उसको गिरफ्तार करती है तब तक ये भी खबर आ चुकी थी, क्योंकि रात का वक्त हो गया, कि क्लॉज के ही पड़ोस में रहने वाली 7 साल की एक बच्ची ऐना गायब है और मिल नहीं रही। अब जब क्लॉज से पूछताछ किया गया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला हाँ, उसने उसको उठाया था, उसने उसका गला घोटा, उसे मारा और फिर उसको ले जाकर नहर में फेंक दिया। उसकी निशानदेही पर बाद में उस कार्टून से वो लाश बरामद भी हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैंने रेप किया है, वो बार बार मुकर रहा है। पुलिस अब उसे गिरफ्तार करके लाती है। मैरियन को ये बात पता चलती है। वो बेहद सदमे में, क्योंकि वो ऐना से बहुत प्यार करती थी। अब 7 साल की एक बच्ची का कत्ल और रेप की बातें उस वक्त उस डिस्ट्रिक्ट में लोगों को भी इसमें बहुत गुस्सा आता है ये खबर सुनकर। अब इसके बाद ये मामला जो है कोर्ट में जाता है। 5 मई 1980 को ऐना का कत्ल हुआ था और इसके बाद लगभग 10 महीने बीत जाते हैं। फरवरी 1981 से इस केस का ट्रायल शुरू होता है। पहला 2 ट्रायल हो चुका था। दोनों ट्रायल में ये जो क्लॉज है ये कहानी बताता है। वो कहता है कि ऐना उस दिन आई थी, मैंने उसका कत्ल डर के मारे किया, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी, तुमने मुझे यहां टच किया, तुमने मेरे साथ ऐसे किया, अपनी मां को बता दूंगी, तो मुझसे पैसे चाहती थी। अब यहां सवाल यह था कि एक 7 साल की बच्ची के अंदर इतना दिमाग कहां से आएगा कि वो ब्लैकमेल करेगी, उसे पैसों की इतनी समझ है। तो वो लेकिन अपनी ये कहानी गढ़ रहा था और उसने ये कहा कि इसमें मैरियन भी, उसकी मां भी शामिल है, तो उससे पैसे ऐंठना चाहते थे और उसने कोई रेप नहीं किया। ये उसका स्टैंड था। पहली हियरिंग में यही उसने बात कही। फिर दूसरी हियरिंग में भी उसने ऐना के बारे में गलत सलत बातें बोलनी शुरू की। एक 7 साल की बच्ची जो इस दुनिया में नहीं है। मैरियन इधर लगातार कह रही है कि नहीं, इसका पुराना इतिहास जो है वो बताता है ये जेल जा चुका है लड़कियों के साथ छेड़खानी करने, उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश के इल्जाम में, और इसने उसकी बच्ची का रेप किया है। अदालत तब तक उस वक्त साइंटिफिक तरीके से देखें तो उतनी तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन अदालत हुक्म देती है कि ठीक है, काम करो, जो ऐना है उसके आप फॉरेंसिक जांच करके ये पता किया जाए कि उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ, और क्या वो उसकी मां झूठ बोल रही है। ये सारी बातें सुनकर मैरियन को बड़ा अफसोस होता है। उसे लगता है एक तो उसने अपनी एक मासूम बच्ची को खोया, उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई, और यहां कोर्ट में दोबारा उसकी बेटी और उसके ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं।
उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी क्या हुआ कि इस दूसरी हियरिंग के दौरान क्लॉज ने कहा कि वो कुछ और ऐना के बारे में बताना चाहता है। उसी वक्त अदालत का वक्त खत्म हो गया, शाम का टाइम, कोर्ट बंद होने का। तो जज ने कहा ठीक है, अब आपको जो भी कहना है नेक्स्ट हियरिंग में आप कहना। और नेक्स्ट हियरिंग यानी तीसरी हियरिंग इस मुकदमे की जो थी 6 मार्च 1981 को तय की गई इसी ल्यूबर्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वक्त अदालत का खत्म हो चुका था, सब अपने अपने घर चले गए। मैरियन बेहद परेशान थी। उसे लगा कि 2 हियरिंग हो गई, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई की बजाय उसकी बेटी और उसकी खुद की इज्जत को उछालने की कोशिश की जा रही। उसके साथ जो कुछ हुआ, जो उसके साथ क्लॉज ने किया बंद कमरे में, अब कोर्ट के अंदर उसको इस तरह से किया जा रहा है। वो ऐना से बहुत प्यार करती थी। उसे लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है और अदालत अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। उसे मालूम था अगली सुनवाई है 6 मार्च 1981 को, और उसने तय कर लिया कि तीसरी सुनवाई जो है 6 मार्च 1981 को, ये इसकी बेटी के कत्ल के मुकदमे की आखिरी सुनवाई होगी। अभी सुनवाई ना मालूम कितना लंबा चले, कितनी और बार उसकी बेटी और उसके ऊपर कीचड़ उछाले जाए। तो उसने कहा कि इस मुकदमे का फैसला मैं 6 मार्च को ही कर दूंगी। इसके बाद वो एक गन का इंतजाम करती है, 1934 मॉडल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, जिसमें चैम्बर में 7 गोली एक साथ आ सकती थी। 7 गोली पिस्टल में लोड करती है। 6 मार्च की दोपहर को इस मुकदमे की लिस्टिंग थी। उससे पहले कुछ और केसेस थे ल्यूबर्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वो अपने ओवरकोट के नीचे उस छोटे से पिस्टल को लोडेड छुपा लेती है कपड़े के अंदर। 1980-81 ये वो दौर था जब सिक्योरिटी और सुरक्षा इतनी नहीं थी। मेटल डिटेक्टर जिस तरीके से आप कोई हथियार या कोर्ट के अंदर, तो ऐसी कोई चीज होती नहीं थी जिससे कि बहुत ज्यादा लोगों की तलाशी ली जाए। तो आमतौर पर कहीं भी कोई लोग आ जा सकते थे। तो मैरियन की भी तलाशी नहीं ली गई। वो कोर्ट के अंदर सुबह घर में तैयार होने के बाद वक्त पे पहुंच जाती है। जब वो पहुंचती है तब किसी और मुकदमे की सुनवाई हो रही थी। सुनवाई चलती रहती है। इसके बाद अब इस मुकदमे की बारी आती है। इस दौरान क्लॉज ब्रेगो, जो अक्यूज्ड ऐना के एक आरोपी कातिल के तौर पर, वो उसी अदालत के कंपाउंड में, अदालत के परिसर में लॉकअप में था। क्योंकि जैसे ही मुकदमे की सुनवाई शुरू होनी थी तब उसे पुलिस लेकर आती। मैरियन कोर्ट के अंदर बैठी है, बेहद शांत, खामोश। जैसे ही केस खत्म हुआ और अब ऐना का केस शुरू हुआ, अर्दली ने ऐलान किया, फौरन पुलिस की टीम जो है वो कोर्ट परिसर में ही बंद लॉकअप में क्लॉज को लेकर कोर्ट के अंदर दाखिल होती है। अब दोनों तरफ पुलिस वाले हैं, बीच में क्लॉज है और वो कोर्ट रूम में दाखिल हो रहा है। ऐना कोर्ट के अंदर लगभग पीछे की तरफ सबसे बैठी हुई है, आगे नहीं गई। उसे ये भी डर था आगे जाऊंगी पता नहीं कहीं हथियार है, तो मन में डर रहता है। लेकिन उसकी नजर थी दरवाजे पर कि क्लॉज कब एंटर करेगा। इत्तेफाक से जब केस नंबर पुकारा गया, पुलिस क्लॉज को लेकर आई और मुलजिम के कटघरे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इसी तेजी के साथ मैरियन अपनी जगह से उठती है और अब जब वो उठी तब तक पुलिस वाले क्लॉज को लेकर आगे बढ़ चुके थे। यानी अब क्लॉज की पीठ मैरियन की तरफ थी। बहुत तेजी फुर्ती के साथ वो अपने ओवरकोट के अंदर से वही पिस्टल निकालती है और सीधे क्लॉज के पीठ की तरफ पिस्टल तान कर अंधाधुन पागलों की तरह एक के बाद एक 7 फायर करती है। उस चैम्बर में 7 ही गोली थी। 7 में से 6 गोली क्लॉज को लगती है पीठ पर, 1 गोली मिस फायर हो जाता है, नीचे किसी और को नहीं लगती। 6 गोली लगते ही क्लॉज नीचे गिर जाता है। गोली इतनी तेजी से चलाई गई कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जब तक पुलिस वाले या कुछ और समझते, जज साहब सामने बैठे हैं, वकील कोर्ट के अंदर है और इस मुकदमे की सुनवाई के लिए बहुत सारे लोग भी आ जाते थे क्योंकि एक डिफरेंट मुकदमा था। तो किसी को कुछ समझ में आता तब तक मैरियन अपनी बेटी के कातिल को 6 गोली मार चुकी थी। अब हाथ में अब भी उसके पिस्टल है,
अब जब तक संभली पुलिस, जज साहब भी संभले, तो वो आगे बढ़े उससे, लेकिन अभी भी सब संभल कर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल है। तो अचानक मैरियन उन सबसे कहती है कि आगे मत बढ़ना, पहले मुझे ये चेक करके बताओ कि ये जिंदा है या मर गया। पुलिस वाले भी डर रहे हैं क्योंकि हाथ में लेडी की पिस्टल है। वो इशारों में देखते हैं और इशारों में कहते हैं कि इज डेड। इसके बाद वो अपने पिस्टल नीचे रख देती है। पुलिस वाले वहां पे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। भरी अदालत के अंदर एक कत्ल हो चुका था, एक ऐसा कत्ल जिसमें एक मां अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लगातार वहां गिड़गिड़ा रही थी और उसकी बेटी और उसके चरित्र पर लगातार उंगलियां उठाई जा रही थी। इस हादसे के फौरन बाद उसका स्टेटमेंट लिया गया और उससे कहा गया कि आप साइन करो, क्योंकि कोर्ट के अंदर सब कुछ हुआ था। उसने साइन किया, लेकिन साइन करने के बाद उसने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी नीचे, और उसने एक लाइन जो एक्स्ट्रा लिखी उसमें यह था कि आई डिड इट फॉर यू एना, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है ना। और उसके नीचे उसने 7 हार्ट के निशान बनाए। एक लाइन लिखी कि आई डिड इट फॉर यू एना, और नीचे 7 हार्ट के निशान बनाए। और ये 7 हार्ट के निशान शायद इसलिए बनाए उसने कि एना 7 साल की हो चुकी थी। इसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब ये खबर उस वक्त की भरी अदालत में एक मां ने अपनी बेटी के कातिल से यूं बदला लिया, ये जब खबर मीडिया में आती है तो हर तरफ इस खबर की चर्चा होने लगती है। बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को हेडलाइन बनाई गई। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग जर्मनी पहुंच गए, वहां वेस्ट जर्मनी, इसको कवर करने के लिए। और अब कोर्टरूम के अंदर जब एक मुकदमे की दूसरी अब सुनवाई शुरू हुई, क्योंकि क्लॉज तो अब मारा गया, अब मैरियन की बारी थी उसके मुकदमे की, और लोगों की हमदर्दी थी उसके साथ कि उसने अपनी बेटी के कातिल से बदला लेकर कुछ गलत नहीं किया। और जिस तरीके से कीचड़ उछाले जा रहे थे, तो ये एक मां का अपना फैसला था, हो सकता है फैसले का तरीका गलत था। तब उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगने थे, और मर्डर के चार्जेस के लिए उस वक्त वेस्ट जर्मनी में 20 ईयर 20 साल की सजा थी। लेकिन फिर उसके अपने वकील आए और उन्होंने कुछ उसे समझाया मैरियन को। अब मैरियन के पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन इस कत्ल की चर्चा हर तरफ थी। तो जब भी कोर्ट लाया जाता जेल से तो मीडिया वाले भी रहते, तो उसने कहा कि ये पैसे कमाने का तरीका है। उसने इस पूरी कहानी को और अपनी जिंदगी की आप बीती वहीं जेल में बैठकर लिख दी, और एक पब्लिशर के साथ वकील के थ्रू टाई अप हुआ। वो किताब छप गई आनंद फानंद में, और इस किताब से करीब $1.5 लाख उस जमाने में फायदा हुआ मैरियन को। ये $1.5 लाख मिले जेल में रहते हुए। उसने इसके जरिए अपने बेहतरीन वकील किया और उसको फीस भरा। अब वकील का यह था कि इसको मर्डर के बजाय, मतलब प्री प्लान मर्डर साबित नहीं करना है। यह हुआ कि जो कुछ हुआ अचानक गुस्से में हुआ। इसके ऊपर बहस चलती रही, बहस शुरुआत हुई, लेकिन 2 नवंबर 1982 से इस मुकदमे की शुरुआत हुई। अब मतलब ऐना का मुकदमा तो खत्म हो चुका, अब ऐना के कातिल के मुकदमा शुरू हुआ था। 6 नवंबर 1982 यहां पे शुरू हुआ। बाकायदा वहां पे जो बोर्ड बैठी थी जजों की, वो ये मान चुके कि हाँ ये ठीक है, ये जो कत्ल है, ये कत्ल इरादतन नहीं किया गया जिससे कि 20 साल की उसे सजा मिले। लेकिन हथियार रखने, कोर्ट में हथियार लाने और गुस्से में कत्ल करने की धाराएं लगाकर 2 मार्च 1983, 2 मार्च 1983 को सर्किट कोर्ट चैम्बर ने, जो ल्यूबेक डिस्ट्रिक्ट में है, उसने मैरियन को 6 साल की सजा सुनाई, 6 ईयर। इसके बाद उसे वहीं ल्यूबेक में जेल भेज दिया गया। वो जेल गई। जेल में उसने 6 साल तो नहीं, कुल 3 साल ही काटे, और 1985-86 में, बल्कि 1985 में वो जेल से बाहर हो गई। बाहर आने के बाद अब उसे इस जर्मनी से थोड़ी सी नफरत सी हो गई थी। वो जर्मनी छोड़ देती है और घाना पहुंच जाती है। घाना में एक प्रोफेसर से उसकी मुलाकात होती है, जो वहां जर्मन कैंप में, जर्मन जो कैंप हुआ करते थे, उसके स्कूल में टीचर थे, पढ़ाया करते थे। तो मैरियन को उस प्रोफेसर से प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं 1988 में।
लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन चलती नहीं, 2 साल चलती है। 1990 में दोनों का डिवोर्स हो जाता है। फिर डिवोर्स होने के बाद मैरियन वहां से निकल लेती है और सिसिली पहुंच जाती है। वो अब सिसिली में ही रह रही थी, लेकिन सिसिली में रहने के दौरान एक बार उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, तो पता चलता है कि उससे कैंसर है और उसके पास कम वक्त है। तो उसे लगा कि अब जिंदगी कम है, तो वापस अपने उसी देश, अपने उसी शहर में चलते हैं जहां उसकी बेटी को दफनाया गया और जहां उसने आखिरी दिन गुजारे थे। वो वापस जर्मनी आती है। जर्मनी आने के बाद 17 सितंबर 1996, जब मैरियन की उम्र सिर्फ 46 ईयर थी, 46 साल, कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मौत से पहले उसने कई किताबें लिखी, कई इंटरव्यूज दिए। एक जर्नलिस्ट को कहती है और बुलाती है कि तुम मेरे मौत की आखिरी चीजों को भी रिपोर्ट करो और कैद करो, और वो करते हैं। उसकी एक लास्ट विश थी, तमन्ना थी, क्योंकि उसे मालूम था कैंसर है, उसकी मौत होगी, कि जब वो मर जाए तो उसे उस कब्रिस्तान में नहीं जिस कब्रिस्तान में ऐना को दफनाया गया, बल्कि उसी कब्र में उसको दफनाया जाए जिस कब्र में ऐना को दफनाया गया था। और उसकी ये ख्वाहिश पूरी होती है। 17 सितंबर 1996 मैरियन की मौत के बाद उसे उसी कब्र के अंदर दफनाया जाता है जिस कब्र में उसकी बेटी को दफनाया गया था करीब 26 साल पहले। हाँ, 26 के करीब साल पहले। तो इस तरीके से एक मां का सफर खत्म होता है। अब इसको लेकर उस वक्त बहुत मुहिम भी चली थी, लोगों ने बड़े सारे आवाज भी उठाई थी। जब सजा हुई थी 6 साल की, ये कम है, कुछ लोगों ने कहा ज्यादा है, लेकिन जो अक्सरियत मेजोरिटी थी उनका मानना था कि जो कुछ किया मैरियन ने वो सही किया था। तो कई बार अदालतों में इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं, और फिर वही मैंने जैसा शुरू में कहा कि कई बार जब अदालतों में लंबे लंबे वक्त डेट दिए जाते हैं तो कई लोगों का सब्र भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी कानून अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं मिलती है। तो आज की कहानी में इतना ही।